नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी और दिल पर असर करने वाली कहानी पूस की रात के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास देखिए, इस कहानी से जुड़े कुछ अहम हिस्से हैं और एक समीक्षा भी है। इनकी मदद से हम कोशिश करेंगे इसकी तह तक जाने की। बिल्कुल। तो इस बातचीत का जो असल मकसद है वो है कहानी में जो दिखाया गया है, भारतीय किसान की जिंदगी की सच्चाइयाँ, हाँ। उसकी गरीबी, उसकी बेबसी और वो पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा जिसमें वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करता है। जी बिल्कुल, वो पूरा सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के बिल्कुल केंद्र बिंदु से कि कैसे पूस महीने की एक जमा देने वाली रात, हाँ, कड़कड़ाती ठंड। हाँ, वो एक आम किसान के अंतहीन संघर्ष का, उसकी पूरी जिंदगी की मुश्किलों का एक प्रतीक बन जाती है। आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हम्म। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो ये इशारा करती है कि ये कहानी सीधे सीधे भारतीय किसानों की जो मुश्किल भरी हालत है, हाँ। गरीबी का वो चक्कर जिसमें वो फंसे रहते हैं, और समाज में जो गैर बराबरी है उस पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और कहानी का जो मुख्य टकराव है वो है पूस की उस भयानक सर्द रात में अपनी खड़ी फसल को जानवरों से, खासकर नीलगायों से बचाने की उसकी अकेली लड़ाई। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात ये है कि कहानी का जो माहौल है, यानी पूस की वो रात और उसकी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, वो सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताती। वो सर्दी दरअसल किसान की जो अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की लाचारी है उसे और गहरा कर देती है। सही कहा। जैसे आपने कहा, ये सिर्फ मौसम की मार नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की, उस पूरी व्यवस्था की मार है जिसमें किसान साहूकारों के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। हाँ। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे हल्कू की पत्नी मुन्नी के कुछ डायलॉग से ही पता चल जाता है कि साहूकारों का शोषण कैसा है और वो कर्ज का जाल कितना भयानक है। हाँ, वो 3 रुपए वाली बात। हाँ, वही, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। वो 3 रुपए जो उसने बचाए थे, वो कंबल के लिए नहीं, महाजन को देने पड़ जाते हैं। हाँ, ताकि उसकी डांट फटकार ना सुननी पड़े। हाँ, और कहानी का जो मुख्य पात्र है हल्कू, हल्कू, हाँ। वो इसी बेबसी का जीता जागता चेहरा है। एक ऐसा गरीब किसान जिसके पास अपनी मेहनत से उगाई फसल को बचाने के लिए खेत में रात बिताने को एक ढंग का कंबल तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना, कि जो आदमी अनाज उगा रहा है उसके पास खुद को ठंड से बचाने का साधन तक नहीं। बिल्कुल, हल्कू का किरदार वो हर उस बेबस किसान की नुमाइंदगी करता है जो पूरे समाज का पेट भरने के लिए रात दिन खटता है, जी। लेकिन खुद अपनी सबसे बुनियादी जरूरतें, जैसे इस कहानी में ठंड से बचने के लिए एक गर्म कपड़ा, वो भी पूरी नहीं कर पाता। सही। सूत्र सही इशारा करते हैं कि किसान की जिंदगी मानो कर्ज चुकाने के लिए ही बनी हुई सी लगती है। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी फसल अक्सर साहूकार का पुराना कर्ज चुकाने में ही चली जाती है, और फिर नया कर्ज लेना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये कहानी उस समय की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करती है। हाँ। कि ये कैसी व्यवस्था है जो अन्न पैदा करने वाले को ही भूखा और लाचार बनाए रखती है। और यहीं पर प्रेमचंद का कमाल नजर आता है, उनका वो यथार्थवादी अंदाज। जी बिल्कुल। कहानी को बिल्कुल असली जिंदगी जैसा दिखाना, बिना किसी बनावट के। हाँ, कोई लाग लपेट नहीं। हमारे सूत्र बताते हैं कि कैसे कहानी बिना किसी झिझक के उस समाज की कड़वी सच्चाई सामने रखती है, जहां किसान अपनी खून पसीने की कमाई से अपना घर चलाने के बजाय ज्यादातर साहूकारों का कर्ज ही चुकाता रहता है। और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। शायद की तकलीफों को पूरी ईमानदारी और हमदर्दी के साथ सामने लाना। वो चाहते थे कि पढ़ने वाले लोग इन किरदारों के दर्द को महसूस करें, उनकी हालत को समझें। जी। साहित्य में जब इस तरह सच्चाई के करीब रहकर लिखा जाता है, जहां पात्र और उनके हालात बिल्कुल असली लगें, तो वो लोगों की सोच पर गहरा असर डालता है। हाँ बिल्कुल। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को देखें और सोचें कि समाज में क्या गलत हो रहा है, कहाँ नाइंसाफी है। प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ कहानी नहीं है, वो उस दौर के समाज का आईना है एक तरह से। सही कहा, बिल्कुल आईना है। अच्छा, कहानी में आगे चलकर एक ऐसा मोड़ आता है जो काफी चौंकाने वाला है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो अंत वाला हिस्सा। जानकारी के अनुसार जब सुबह होती है और हल्कू देखता है कि नीलगाय उसकी पूरी फसल चर गई हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो उसे दुख नहीं होता, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति, एक तरह की राहत महसूस होती है। राहत? हाँ, राहत। अब ये बात थोड़ी अजीब है।
फसल उसकी मेहनत थी, उसका भविष्य थी, उसके बर्बाद होने पर खुशी क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब उससे उन ठिठुरती भयानक रातों में खेत पर जाकर पहरा देने के कष्ट से छुटकारा मिल गया था। हाँ, छुटकारा मिल गया था, बिल्कुल। हम्म। ये जो कहानी का अंत है ना, ये किसान के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, उसकी तकलीफ की इंतहा और उसकी गहरी निराशा को दिखाता है। बिल्कुल। सोचिए, फसल का बर्बाद हो जाना, जो किसी भी किसान के लिए सबसे बड़ा सदमा होना चाहिए, हाँ, वही हल्कू के लिए एक तरह की आजादी बन जाता है। वह आजादी उस रोज की तकलीफ से। जी, ये एक किस्म की पलायनवादी सोच है। मतलब जब हालात इतने बुरे हो जाएं, रोज की मुसीबतें इतनी भारी पड़ने लगें कि इंसान उस कड़वी सच्चाई से भागना चाहे, उससे बच निकलना चाहिए। ये सोच उस कठोर व्यवस्था और अपनी लाचारी के सामने उसकी हार से पैदा होती है। सही। जब फसल को बचाने की कोशिश फसल के नष्ट हो जाने के गम से भी ज्यादा दर्दनाक लगने लगे, तो ये उस व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या हालात हैं? हाँ, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक किसान को इस हद तक तोड़ देती हैं कि उसे अपनी बर्बादी में ही सुकून नजर आने लगता है। ये दिखाता है कि उसके लिए वो रोज का संघर्ष कितना कितना असहनीय हो चुका था। अच्छा, लेकिन कहानी में हल्कू अकेला नहीं है। नहीं, स्रोतों में उसकी पत्नी मुन्नी का भी काफी अहम जिक्र है। बिल्कुल, मुन्नी। वो शुरुआत में हल्कू को वो 3 रुपए महाजन को देने से रोकती है। कहती है कि कम्बल खरीद लो, नहीं तो पूस की रात खेत में कैसे काटोगे। हाँ, वो प्रैक्टिकल आवाज है। हाँ, उसकी जो संवाद है वो उस छोटे से किसान परिवार पर कर्ज के लगातार बने रहने वाले बोझ और रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। जी, वो एक तरह से यथार्थ की व्यवहारिकता की आवाज लगती है, जो हल्कू की उस निराशा और हार मान लेने वाली सोच के बिल्कुल उलट खड़ी दिखती है। मुन्नी का किरदार कहानी को बहुत महत्वपूर्ण आयाम देता है। सही कहा आपने। उसकी मौजूदगी कहानी को सिर्फ एक अकेले आदमी के संघर्ष से ऊपर उठाकर पूरे परिवार के संघर्ष, हर दिन की रोटी की चिंता और आर्थिक असुरक्षा के धरातल पर ले आती है। हाँ। उसके शब्द, उसकी चिंताएं हमें याद दिलाती हैं कि इस गरीबी और लाचारी का असर सिर्फ हल्कू पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर, उनके रिश्तों पर, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। बिल्कुल। इससे कहानी का दर्द और उसकी गहराई दोनों बढ़ जाते हैं। हाँ। मुन्नी की चिंताएं और दूसरी तरफ हल्कू की वो अजीब सी उदासीनता या कहें कि हार मान चुकी मानसिकता, ये दोनों मिलकर उस घर की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं जहां उम्मीदें शायद धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं। और वो आखिर में कहती भी है। हाँ, वो पूछती है कि अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हाँ, जो असलियत का एक और कड़वा घूंट है। बिल्कुल। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? पूस की रात सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे भारतीय किसान की गरीबी, कर्ज के उस मकड़जाल जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है, समाज की बेरुखी और इस लगातार चलने वाले संघर्ष का इंसान के मन पर पड़ने वाले असर का एक बहुत ही शक्तिशाली दस्तावेज बन जाती है। सही कहा, एक दस्तावेज। ये कहानी हमें उस दुनिया की एक झलक देती है जिसे हम शहरों में रहने वाले लोग अक्सर या तो जानते नहीं या फिर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये रचना भारतीय किसान की जिंदगी के संघर्षों को बहुत ही संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ हमारे सामने रखती है। प्रेमचंद ने अपनी कलम से हल्कू के जरिए जैसे लाखों करोड़ों बेबस किसानों की खामोश आवाज को शब्द दिए हैं। जी। और देखिए, इस कहानी की प्रासंगिकता, इसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। जब हम आज के समय में भी कृषि संकट की बात करते हैं, किसानों की आत्महत्याओं की खबरें सुनते हैं या ग्रामीण भारत की दूसरी समस्याओं पर गौर करते हैं, तो पूस की रात जैसी कहानियां हमें उन समस्याओं की जड़ों तक ले जाती हैं। हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इतने सालों में किसानों के हालात वाकई बहुत बदले हैं या बुनियादी समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। बहुत अहम सवाल है ये। आज हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के बहाने किसान जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को समझने की एक कोशिश की, जिन्हें प्रेमचंद ने बड़ी ही गहराई और हमदर्दी के साथ हमारे सामने रखा है। हल्कू का संघर्ष, उसकी ठंड में ठिठुरन, उसके प्यारे कुत्ते जबरा का साथ, हाँ। मुन्नी की चिंताएं और उस ठंडी रात की बेबसी, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, और जाते जाते एक सवाल या एक विचार मन में छूट जाते हैं। जरूर। जैसा कि हमने चर्चा की,
और जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, कहानी का एक उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उजागर करना और उनके प्रति सहानुभूति जगाना था। हाँ। तो इस पर सोचा जा सकता है कि पूस की रात जैसी रचनाएं क्या सिर्फ अपने समय की सच्चाई का आईना भर होती हैं, या फिर ये सामाजिक चेतना को झकझोरने और शायद कहीं ना कहीं बदलाव लाने के लिए एक चिंगारी, एक उत्प्रेरक का काम भी करती हैं। अच्छा पॉइंट है। क्या ऐसी कहानियां हमें सिर्फ अतीत की समस्याओं को दिखाकर उदास करती हैं, या ये आज भी हमें इस बात पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि प्रेमचंद के समय से लेकर आज तक किसान के जीवन में क्या बदलाव आए हैं और शायद क्या बदलाव नहीं आए हैं?